जी कुछ नई नई चीजें बीच में डालते हैं, शायद आप थके होंगे इसलिए। गांधी ग्लोबल फैमिली के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एसपी वर्मा साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी और पुराने साथी, ये सब साथी, चाहे वर्मा जी हों या हमारे राम मोहन राय जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, या हमारे रजनीश कुमार जी जो नेशनल सेक्रेटरी हैं, सब निर्मला जी के साथ बहुत समय से काम करते आए हैं। ये हमारे एक साथी और मेवात से आए हैं, सिद्दीक अहमद मेवाती साहब, वो बोल नहीं पाए। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बहुत सोशल ऑर्गेनाइजेशंस से आए हुए लोग, हमारे स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमारे जनरल्स जो मौजूद हैं उनका विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूं। दो जनरल्स हैं और जनरल साहिबान को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जनरल्स दोनों कश्मीरी पंडित, एक तो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, ऊना में रहते हैं, वो हमेशा मोतीलाल धर साहब, मेरे ख्याल में वो 90s के करीब है, लेकिन लेट 80s तक बहुत ही सक्रिय थे। और अब जनरल कोल साहब हम लोगों के साथ जुड़े हैं। बहुत सारे जनरल्स हैं हमारे साथ, जनरल जमवाल, बाकी बहुत सारे देश भर के कई मेजर कैप्टन हमारे साथ जुड़े हैं। देश का काम, यहां बहुत सारे भाषण हुए। यहां डॉक्टर रेणु जी ने अपने ख्यालात बताए, बशीर अहमद साहब ने, फयाज साहब ने, कैलाश शाजमान जी ने, रेंजू जी ने, और हमारे भूतपूर्व मंत्री मुझसे पहले बोल चुके RS चिप साहब। बहुत सारे लोग बोलना चाहते थे, लेकिन समय कम होने की वजह से मुझे अभी 3-4 फंक्शन और अटेंड करते हैं। एक तो फंक्शन 12:30 का था, यहाँ से आधा घंटा दूर है, और फिर 2-3 फंक्शन के बाद मुझे श्रीनगर की फ्लाइट लेनी है, और कल मैं बहुत दूर श्रीनगर से टंगडार, जिसमें तकरीबन 6 घंटे लगता है, जो कि बिल्कुल POK के आमने सामने है। वहां भी कहते हैं कल से बर्फबारी है, तो मुझे उसी में जाना है, मैं प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर सकता। 3 दिन का बॉर्डर का प्रोग्राम है, वहां बहुत ही कम लीडर जाते हैं। मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो 20-22 दफा गया, क्योंकि बॉर्डर पे हमारे फौज के लोग हैं या आम जनता है, उनको विश्वास देने के लिए जरूरी किसी न किसी लीडर को जाना चाहिए कि हम आपके साथ। आज हमारे लिए एक ऐसा दिन है जिसपे बहुत सारे लोग बोल चुके हैं। जब मैं स्टूडेंट था और एसपी कॉलेज में पढ़ता था कश्मीर में, मैं 6 महीने साइंस कॉलेज जम्मू में पढ़ता था और 6 महीने एसपी कॉलेज श्रीनगर में पढ़ता था। मेरे ताया जी डायरेक्टर एजुकेशन थे, तो उनका दरबार में होता था, तो मेरा भी दरबार उनके साथ ही होता, उन्हीं के साथ बचपन से। गांधी जी की शताब्दी पूरे देश में मनाई जा रही थी 69 में, और नॉर्थ इंडिया की जितनी भी सेलिब्रेशन थी श्रीनगर में मनाई जाती। देश भर के गांधीवादी वहां आए थे 15 दिन के लिए लेक्चर देने के, और
शताब्दी बनाने से पहले तकरीबन 4-5 गांधीवादी एक महीने से कश्मीर वादी में घूम रहे थे कि कुछ स्टूडेंट्स को ढूंढे और वो भी 15 दिन का शिविर कैंप अटेंड करें गांधी जी पर, जिसपे चर्चा होगी गांधी जी ने आजादी के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया उसमें। लेकिन दुर्भाग्य से उनको सिर्फ 2 ही लड़के मिले, मैं और मेरा एक दोस्त बशारत अहमद, जो के बाद मैं एमएससी की, उसने एमए किया और वो उसके बाद दूरदर्शन में चले गए और रिटायर हुए लाइफ में दूरदर्शन। वो 15 दिन हमने उस कैंप में, उस शिविर में हिस्सा लिया और उस वक्त तक हम साधारण स्टूडेंट्स की तरह थे। लेकिन गांधी जी के बाद और उनके तमाम सहयोगियों के बारे में अब 15 दिन, हर दिन 5-6 लेक्चर होते थे, जैसे क्लास में अलग अलग गांधीवादी आते थे, वो फिर अपने आप को सभी सहमत गांधी जी तक नहीं रखते थे। वो जितने फ्रीडम फाइटर्स थे उनका भी उसमें उल्लेख होता था, उनकी भी उसमें चर्चा होती थी, उनके बारे में भी बताया जाता। तो फ्रीडम स्ट्रगल में जितने हमारे हिंदू मुसलमान बुजुर्ग थे, बहादुर शाह जफर से लेकर और गांधी तक, उन पे लेक्चर दिए गए। भगत सिंह, राजगुरु, अशफाकुल्ला, ये सब उसमें आ गए और गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद, इनकी सबकी चर्चा। तो हमारे दिमाग में तब से लेकर अब तकरीबन 50 साल बनने वाले हो भी गए। तो ये देशभक्ति का और हमारे फ्रीडम फाइटर्स का जो रोल रहा, और एक चीज मेरे दिमाग में गई कि हमारी पूरी आजादी की लड़ाई, बल्कि 1857 से लेकर बहादुर शाह जफर के जमाने से, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं, हिंदू और मुसलमान के बीच में होड़ लगी थी कि ज्यादा कुर्बानी कौन देगा, जिसे हम गदर कहते हैं 57 में, जहां हमारे हिंदू भाई फौजी मारे गए, वहां सैकड़ों हमारे इसी मेवात के और दूसरी जगह के हमारे जो मौलवी साहिबान, उनको भी शहीद कर दिया। और यही वजह कि 1857 में जब अंग्रेजों ने देखा कि ये हिंदू और मुसलमान तो बिल्कुल अटूट हिस्सा है एक दूसरे के, अंग्रेजों के खिलाफ ये मरने और मारने के लिए एक है, तब से ही उनके दिन में एक शैतानी ख्याल आया कि अगर हिंदुस्तान पर हमने रूल करना है तो इनको अलग करो, हिंदू को मुसलमान से अलग करो, मुसलमान को हिंदू से। तो जहां आजादी की बुनियाद, पहली आजादी की लड़ाई 1857 से शुरू हुई, वहां अंग्रेजों ने हमारे हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों को डिवाइड करने का सिलसिला भी शुरू हुआ, और जो अभी तक थमने का नाम नहीं लेता। वो इसलिए अगर हम हिस्ट्री पढ़े, मैं हमेशा ओपन कहता हूं, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, कि ये हम जब छोटे थे, अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम मैट्रिक में पढ़ते थे 8th में, तब तो 8 से ही बोर्ड शुरू हो जाता था, 8th में भी, 10th में भी, 11th, 12th, 13, 14, एमएससी, प्रीवियस, फाइनल, सब बोर्ड। लेकिन मैथमेटिक्स और इंग्लिश कंपलसरी, मेरे हिसाब से हिस्ट्री ऑफ
फ्रीडम स्ट्रगल कंपलसरी बनाना चाहिए। और आज जो बीमारियां हमारे बीच में है, ये हिंदू और मुसलमान के विवाद के बीच में तो ये एक बीमारी नहीं होती, क्योंकि सबको मालूम पड़ता, सबका रोल मालूम पड़ता, सब धर्मों का रोल पड़ता, किसने कितनी कुर्बानी दी। तो आज ये नहीं कहता कोई कि मैं ही खाली देशभक्त हूं, तो ये नहीं है या वो नहीं है। तो ये हमारी सिस्टम में कहीं न कहीं जहां बहुत उपलब्धियां हुई है हमारे लीडरों के वक्त में आजादी के बाद, लेकिन हर आदमी से, हर लीडर से कोई न कोई कमजोरी रहती है। हमने भी हुकूमत की है, हमसे भी सैकड़ों गलतियां हुई, सैकड़ों कमजोरियां हुई, जिनको हम आज पछताते हैं कि हमको ये करना चाहिए। लेकिन वक्त सुई की, जो घड़ी की सुई है वो वापस नहीं उड़ती। लेकिन मैंने इसका यही एक निष्पक्ष निकाला, एक हल निकाला कि अगर हमारी 47 से लेकर आज तक हिस्ट्री हमारी हर भाषा में, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, जितनी हमारी भाषाएं हैं 22-23, अगर ये इनमें हमारी कंपलसरी हिस्ट्री होती या फ्रीडम स्ट्रगल, तो आज हम बहुत ज्यादा घुल मिल के रहते। लेकिन अभी वक्त कोई हमारा देश 47 में पैदा तो नहीं हुआ, हमारा देश हजारों लाखों साल पैदा हुआ है, बना है, और हमारे बाद भी लाखों साल जिंदा रहेगा। लेकिन अगर इससे लाखों साल हमारे बच्चों को, हमारे पोतों को, हमारे पड़पोतों को, उनके पोतों को प्यार से रहना है, तो आज भी हमें फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ाना चाहिए। मैंने ये कोशिश की थी जब मैं चीफ मिनिस्टर बना, तो एक समाधान निकालने का, क्योंकि उन दिनों ग्रेनेड बहुत चलते थे, अब ग्रेनेड बहुत कम हो गए। मेरे वक्त में शुरू में 1 साल और उससे पहले भी हर चीफ मिनिस्टर के दौरान मेरे ख्याल में 10-20-30 ग्रेनेड तो रोज पड़ते थे। कोई मरते थे लोग, कोई जख्मी होते। 2006 में जब 2 अक्टूबर का महीना आया, तो एक मेरे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट भी था, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 2 अक्टूबर को फंक्शन श्रीनगर में बुलाया, और साधारण फंक्शन था, जैसे ऐसे स्टूडेंट वगैरह, अधिकतर स्टूडेंट थे। तो मैं स्टेज पे बैठा था, तो मुझे एक आइडिया आया। सोचते सोचते, स्पीचेस की तरफ मेरा कम ध्यान था जो बोल रहे थे, मैं सोच रहा था कि मैं अपनी स्पीच में क्या नई चीज करूं। तो मेरी सोच में आ गया, ये जो बच्चे ग्रेनेड फेंकते हैं, तब तक मुझे मालूम हो गया था कि ये ग्रेनेड फेंकने वाले बच्चे जो हैं, ये 10-12 साल से लेकर और 16-17 साल तक के बच्चे। किसी को ग्रेनेड फेंकने वाला मिलिटेंट 500 देता, क्योंकि मिलिटेंट घूमेगा तो वो पहचाना जाएगा, पकड़ेंगे। लेकिन बच्चे को कौन पहचानेगा? 13-14 साल की उम्र में, 15 या 18 साल की उम्र में घूम रहा, जेब से निकाला तो फेंक दिया, और पकड़ा कोई नहीं जाता। तो मेरे दिमाग में 2 चीजें आ गई, एक गांधी जी याद आ गए और एक इनाम याद आ गया। तो गांधी जी वाला तो मैंने उसी वक्त अपनी स्पीच में अनाउंस किया कि हिस्ट्री कैसे बच्चे पढ़ें, फ्रीडम स्ट्रगल। तो मैंने कहा कि इस साल, अभी आज 2 अक्टूबर है, तो 2007 2 अक्टूबर तक 1 साल में मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कल मीटिंग बुलाऊंगा, और हर स्कूल में, स्कूल और कॉलेज, विशेष रूप से स्कूलों में 100% स्कूल जो है, उनमें ट्रुथ और नॉन वायलेंस पे डिबेट होगा।
सत्य और अहिंसा। क्योंकि मेरे दिमाग में दो चीजें आई कि एक तो ये बच्चे अब पढ़ेंगे गांधी की फिलॉसफी के उतना बड़ा इनकलाब लाया दुनिया में, वो हथगोले से नहीं लाया, तलवार से नहीं लाया, बंदूक से नहीं लाया, वो प्यार से लाया, मोहब्बत से लाया। तो ये बच्चे जो गोला मारते हैं ये समझते हैं इससे आजादी आएगी, इससे नहीं आएगी। अब सच बोलो, अहिंसा मानो, पीसफुल एजुकेशन करो, अगर आपको कुछ मिलना होगा वो मिल जाएगा। लेकिन लाठी का जवाब लाठी मिलेगा, गोली का जवाब गोली मिलेगा, तो कुछ नहीं जाएगा। तो एक तो ये मेरे जहन में आया कि जिसकी वजह से लोग ग्रेनेड फेंकना बंद कर रहे हैं। और जब गांधी जी का सत्य और अहिंसा पढ़ेंगे तो उनको पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। वो ऐसा क्यों बोलना है डिबेट में। तो मैंने कंपलसरी 1 साल के लिए रिसर्च जो होती है कि उसमें डिबेट होगी और हर बच्चे को उस डिबेट में 5 मिनट हिस्सा लेना। तो एक वो क्लास वाइज होगी, तो एक क्लास में 20 बच्चे लेंगे, कल और 20 बच्चे लेंगे, कल और 20 बच्चे लेंगे। वो हमने 6ठी क्लास से शुरू किया, 6ठी से 12th। और जब हर क्लास में 1 महीने के बाद खत्म हो जाएंगे, फिर जो नंबर 1 आया होगा क्लास का, उसका उस स्कूल में कंपटीशन होगा। 6ठी का भी एक फर्स्ट आया, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो उन 10 लड़कों के बीच में होगा। तो एक बच्चा वो नंबर 1 आएगा, तो एक बच्चा उस तहसील के नंबर 1 से, फिर तहसील वाइज होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, फिर प्राइवेट वाइज होगा। तो इस तरह से इसको 12 महीने लगेंगे। और 12वें महीने जब 2 अक्टूबर होगा तो एसके सीसी में जो हमारा शेर कश्मीर वहां भवन है, होटल के साथ उसका लॉन भी, जिसमें 50,000 आते हैं लोग, तो उस हॉल में फाइनल डिबेट होगा। और फाइनल डिबेट में पूरी कैबिनेट होगी और लाइव होगा दूरदर्शन से। और हमारे रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज उसके जज हैं, नंबर देंगे। और ऐसा ही हुआ। और पहला प्राइज मैंने उसमें रखा था 1 लाख कैश। अब बच्चों के लिए 16 साल पहले 1 लाख बहुत होता। आज भी बच्चों के लिए 1 लाख बहुत इनाम है। डिबेट में जो नंबर बना है, 2 इनाम मैंने रखे, सेकंड जो आएंगे 50-50 हजार का कैश, और 4 इनाम रखे जो थर्ड में आएंगे वो 25-25 हजार, 4 इनाम, और एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट सब। उसका नतीजा यह हुआ कि 12 लाख बच्चों ने डिबेट्स में 1 साल में हिस्सा लिया। और नतीजा यह हुआ, इस बीच में मैंने दूसरा भी एक एक्शन लिया। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दूसरे तीसरे दिन कि जो भी आदमी ग्रेनेड फेंकेगा और उसको रेड हैंडेड जो पकड़ेगा उसको 1 लाख रुपया कैश मिलेगा। अब 1 लाख रुपए कैश भी बहुत बड़ा होता ग्रेनेड फेंकने में। तो दूसरे दिन मेरे सब सीआईडी और पुलिस वाले आए कि सब ग्रेनेड वाला आज कोई नहीं मिला, लेकिन कोई 400-500 जो जेब में या तो रुमाल निकाल रहे थे या सिगरेट निकाल रहे थे वो पकड़े गए। तो इतने जितने भी हमारे अनएम्प्लॉयड लड़के थे वो हर चौक में बैठ गए ये देखने के लिए कि जो ही जेब में कोई हाथ डालेगा ग्रेनेड निकालने के लिए उसको रेड हैंडेड पकड़ेंगे तो इनाम मिलेगा। तो वो बेचारे कई ने इस जेब में डाला हाथ सिगरेट लेने के लिए, तो उस लड़के ने पकड़ लिया, और किसी ने इस जेब में हाथ डाला तो लड़के ने पकड़ लिया।
और कहा जी इसने जेब में डाला, उसको वहीं पकड़ के रखा, तो बाद में सिगरेट पी। लेकिन नतीजा ये हुआ कि 90 दोनों चीजों का जो असर हुआ, इस इनाम का भी और जो लड़कों ने 1 साल पढ़ा ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, 98% हमारा ग्रेनेड फेंकना बंद हो गया। और आज भी मैं समझता हूं इक्का दुक्का कहीं साल में हो जाए ग्रेनेड, वरना ग्रेनेड बंद हो गया। तो मेरे उसमें 3 काम हो गए। एक तो बच्चों ने हिस्ट्री पढ़ी, फ्रीडम फाइट, और मेरा ग्रेनेड फेंकना बंद हो गया। मेरे उसके बाद फिर अगले अक्टूबर तक के लिए एक और सब्जेक्ट दिया था, लेकिन तब तक हमारे साथियों ने हमारी कुर्सी छीन ली, विड्रॉ कर दिया, तो वो हमारा जो प्लान था वो खत्म हो गया। ये गांधी की विचारधारा, आचार्य विनोबा भावे की विचारधारा, निर्मला देश पांडे जी की विचारधारा, यही विचारधारा जिसको हमने आगे चलाने का प्रयास किया है, देश और दुनिया को बचा सके। इसको साउथ अफ्रीका ने अपनाया, इसको बहुत सारी दुनिया ने अपनाया। हमारे साथियों ने अभी बताया कि बहुत सारे देश में हम जब गांधी ग्लोबल फैमिली की बात करते हैं तो इनविटेशन भेजते हैं, स्वागत भी करते हैं, आइए हमारे यूनिवर्सिटी में यूनिट खोलिए। मैं सोचता हूं कि गांधी जी की आज मांग विश्व में ज्यादा है, यहां ज्यादा लोग वहां कदर करते हैं, हम यहां कम कदर करते हैं। वो हम हमेशा कहते हैं घर की मुर्गी दार मिला, वैसा ही मैं आज से 40 साल पहले अमेरिका के एक बीच में गया था, जूनियर मिनिस्टर था और मेरा डेस्टिनेशन मैक्सिको था। तो वहां मैं बीच में स्विमिंग कर रहा था, तो दुनिया भर के लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की, मैं उनको अंग्रेजी नहीं आती, कहा अल्टीमेटली एक ने कहा गैंडी, वो क्योंकि गांधी फिल्म आ चुकी, गैंडी, यस गैंडी, वो गांधी भी बोल सकते हैं। तो दुनिया में जो अंग्रेजी भी जिसको नहीं आती, उनकी अपनी भाषा आती, भारत के नाम के साथ साथ वो गांधी को भी जानते हैं। गांधी कोई अमीर आदमी नहीं, गांधी कोई राष्ट्रपति नहीं था, प्रधानमंत्री। हमारे जितने भी आज ऋषि मुनि हैं वो पद पर नहीं रहे। तो आज पद की कोई ज्यादा कीमत नहीं है, विचारधारा की कीमत। हम जिनको गुरु को मानते हैं, उनकी विचारधारा, उनकी सोच। तो पद बड़ा है कि सोच बड़ी, सोच बड़ी, विचारधारा बड़ी। वो विचारधारा हमें लगता है आहिस्ता आहिस्ता मर रही। मेरी बहन जज्बात में आकर रेणु जी बहुत आगे बढ़ गई, तो मैं ज्यादा उससे कपड़ों से ज्यादा जोड़ता नहीं हूं गांधी जी। वक्त बदलता, गांधी जी ने इतिहास है, इतिहास में अलग अलग गांधी जी के बारे में लिखा गया है कि उसने कपड़े क्यों उतारे और चादर क्यों नहीं। हमें जो तब बताया गया था 50 साल पहले से कि गांधी जी साबरमती के, उस वक्त कपड़े नहीं थे हमारे पास, और गांधी जी हमेशा शाल रखते थे। जैसे बहुत सारे बुजुर्ग, हमारे गवर्नर साहब रखते हैं इधर शाल, बहुत सारे पुराने बुजुर्ग कपड़ों के ऊपर भी, बंद किले के ऊपर भी, कोट भी एक शाल रखते हैं, कहीं सर्दी हो, और वो आदत बन गई। गांधी जी भी रखते थे। उनके साथ 2-3 हमारी बहनें, बच्चियां होती थी और मर्द भी होते थे, जा रहे थे, तो उनकी नजर साबरमती दरिया पर पड़ी और वहां देखी कि एक बहन
बिल्कुल साबरमती के ऐसे बैठ गई। तो गांधी जी ने बच्चों को कहा, देखो इसको क्या प्रॉब्लम है, क्यों कपड़े क्यों नहीं है इस पर, पूछा। तो लड़कियां गई और उसको बताया कि मेरे पास एक ही साड़ी है और वो मैंने धो के धूप में रखी, उसका इंतजार करूंगी, वो सूख जाएगी तो फिर नहीं। तो गांधी जी ने अपना शाल उतार के कहा कि ये उसको दे दो, और उस दिन के बाद उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरी हर बहन को उसके बदन पे कपड़ा नहीं होगा तो मैं कपड़े दूंगा। तो आज वो स्थिति नहीं है, इसलिए आज हमको गांधी जी की ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं, स्थिति बदल जाती। गांधी जी खादी के बारे में बोलते थे क्योंकि विदेश सब कपड़ा आता था, उसका बाइकआउट करने के लिए उन्होंने कहा खादी पहनो, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी होगा, यहां बनता है। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज कोई खादी पहनना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहनना अनिवार्य नहीं, क्योंकि आज पूरी दुनिया को हम कपड़ा बना के भेजते हैं। तो आज वो भी स्थिति बदल गई। हम संविधान में इतनी 150 के करीब हमने संशोधन किया, तो जो 50s में या 40s में संविधान की जरूरत थी, उसमें आज उस पर नहीं चल सकते। हम डायनेमिक वर्ल्ड में रहते हैं, लाइक डायनेमिक दुनिया में बदलती देश दुनिया तरक्की करता है, पढ़ाई होती है, बाकी चीज है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, और अपनी जरूरत के बाद हमारे संविधान में बदलाव भी लिया जाता है। तो इसलिए, लेकिन एक चीज है जिसमें बदलाव नहीं लाया जा सकता, कपड़ों में बदलाव किया जा सकता, किस तरह के कौन कपड़े पहने, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं। कोई कपड़ा पहने और ये ठीक ना हो, ये ठीक ना हो, उस कपड़े का कोई फायदा नहीं। कोई कपड़े उतार दे और गांधी जी की तरफ सिर्फ धोती पहन के चले, लेकिन ये ठीक नहीं हो और ये ठीक नहीं हो, तो मैं कपड़े पर ज्यादा अहमियत नहीं देता। मैं और दिल और दिमाग और सोच पे ध्यान देता हूं, क्योंकि सोच ही इंसान को अच्छी सोच इंसान को फरिश्ता बना देती है, गंदी सोच इंसान को शैतान बना देती है। इसलिए हम जितने भी गांधीवादी हैं, हमें अपने आप को, हमारे समाज को, आज जो हमारी सबसे बड़ी दिक्कतें और हैं, उनका उल्लेख नहीं करूंगा, वो अभी अगली सभा में करूंगा जब पार्टी की मीटिंग होगी, अनएम्प्लॉयमेंट और बाकी चीजें, लेकिन यहां उसमें राजनीति में नहीं जाना चाहता। लेकिन आज हमारी जो समाज में, और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से इसलिए कि बॉर्डर के पास, पाकिस्तान बॉर्डर के पास, पीओके बॉर्डर के पास, जम्मू में पाकिस्तान और कई जगह पीओके और कश्मीर में अधिकतर पीओके बॉर्डर, ये जो ड्रग्स मैंने देखा हर पब्लिक मीटिंग में लोग एम्प्लॉयमेंट पर बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पर बोलते हैं, बेकारी, बेरोजगारी, वो ठीक है समझ में, लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या हमारी है ये ड्रग्स। हमारी